हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए, फार्माकोलॉजी का नेक्स्ट पीवाईक्यू 3 लेकर के आ गए हैं। ठीक है, उम्मीद है पहले के 2 पीवाईक्यू देखे होंगे और ऑलमोस्ट चीजें समझ में आ गई होंगी कि फार्माकोलॉजी को पढ़ना कैसे है। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन एंड डेफिनेशन। ठीक है, तो अगेन चैप्टर वाइज वेटेज जो इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है दिखा देता हूं आप लोगों को, जो लोग ठीक है किस चैप्टर से कितना आ रहा है वही स्टार्टिंग के सेम। इसमें भी हम अगर हम देखें तो 1 2 देन 4 के बाद आपका एक 12 है और एक 10 है। ठीक है ना, ये 5 चैप्टर जो है। और अगेन ये जो पेपर है ये आपका पीवाईक्यू 2 से लेकर के पीवाईक्यू 2 से लेकर के 3 चल रहा है। 2 से लेकर के 6 जो पीवाईक्यू रहेंगे वो एमएसबीटी के हैं। अब एमएसबीटी के क्यों हैं? बच्चे का कॉल आया था मेरे पास, सर एमएसबीटी से चल जाएगा। थोड़ा टफ नहीं बेटा, एक चीज क्लियर है कि क्लासिफिकेशन और एग्जाम्पल और डेफिनेशन जैसे यहां आ रही है वहां सब जगह आएंगी। अगर कुछ और हटके एक्स्ट्रा आ सकता है तो वो एमएसबीटी में जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से अलग हटके आते हैं तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि ये महाराष्ट्र वालों के लिए, ऑल ओवर इंडिया के लिए कवर अप हो रहा है ये। ठीक है, आप किसी भी टेक्निकल बोर्ड से हैं, किसी भी यूपी से हैं, महाराष्ट्र से हैं, एमपी से, किसी से भी हैं, इन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करके जाइएगा, इन क्वेश्चंस के टॉपिक पे फोकस करके जाइएगा। ठीक है, पेपर हिंदी में लिखना है या इंग्लिश में मैं बता चुका हूं पहले भी। अगर आप हिंदी में लिखने में सक्षम है और प्रॉपरली जैसे साइंस की लैंग्वेज में लिखा जाता है हिंदी में वैसा लिख सकते हो तो हिंदी में लिखिए, अदरवाइज इंग्लिश में। और एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए डिटेल पढ़ना पड़ेगा, कुछ आपका रिपीट होता रहता है। ठीक है, चलिए, और ये पूरी जो क्वेश्चन की सीरीज हम कर रहे हैं ये पूरा आपका वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन, चैप्टर वाइज वेटेज, पीडीएफ, सब कुछ आपको माइंड नर्चर ऐप जो चैनल है उसी के नाम से है, उसमें आपको अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करके ये कोर्स हमने डाल दिया है। इससे क्या है कि जिस भी किसी स्टेट में बच्चों का किसी भी मंथ में होगा तो वो उससे पहले महीने 2 महीने पहले इसको परचेज कर सकता है और मोर देन 10 पेपर यहाँ डिस्कस किए हुए हैं, उससे बाहर कुछ जाएगा नहीं, वो हेल्प हो जाती है अच्छी खासी लास्ट मोमेंट में पढ़ने के लिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वेटेज हम डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। और टिप वही है, एग्जाम टिप फार्माकोलॉजी के लिए कि आपको डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन आनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे काफी सारा रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया है। पहला ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्लासिफाई एंटीबायोटिक, राइट अ नोट ऑन एंटीहेलमिंथिक। ठीक है ना, ये एंटीबायोटिक पूछा गया। देखो क्वेश्चन जरूरी नहीं कि पूरा एक ही पूछा गया है। क्लासिफिकेशन एंटीबायोटिक पूछा गया पीवाईक्यू 1 में जब हमने डिस्कस किया था, एंटीहेलमिंथिक आ गया था पीवाईक्यू 2 में। तो यानी कि पीवाईक्यू जब 5 तक पढ़ लोगे आप तो ऑलमोस्ट चीजें रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। व्हाट आर डिफरेंट रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? अगेन अ गुड क्वेश्चन। डिफरेंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन आपको पता होना चाहिए। राइट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आईवी रूट। आईवी मतलब पेरेंटल रूट। ठीक है ना, तो ये हम भी इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां से अब एक चीज क्लियर है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज जनरली पेरेंटल रूट के पूछे जाते हैं या ओरल रूट के पूछे जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि बहुत मैक्सिमम स्टेट में यही पूछा जा रहा है। ठीक है, 1 मिनट जरा पानी पी लूं, आज प्यास लग रही है। चलिए, गर्मी होने लगी है, पानी पीते रहिए। ओके, तो डिफरेंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मैंने जो मेरे नोट्स जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा उसमें मैंने यहाँ पर पूरा क्लासिफिकेशन दे रखा है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को आप डिफाइन कर देंगे। क्या होता है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन फार्मेसी इज द पाथ बाय विच अ ड्रग इज टेकन इनटू द बॉडी। तो यहाँ बड़े फार्मेसी ना लिखो, हम फार्मेसी पढ़ रहे हैं, जिस रूट से हम लोग ड्रग को ले रहे हैं। अब ये जो क्लासिफिकेशन है इसको आपको एक एक लाइन में डिफाइन कर देना है। ठीक है, सिस्टेमिक रूट यानी कि जो हमारे दवा खाने के बाद जो हमारे ब्लड में जाएगी। ठीक है, इसमें ओरल आ गया, सबलिंगुअल आ गया जो जीभ के नीचे रख लेते हैं, ओरल हम खा लिया पेट में चला गया, बक्कल जीभ के नीचे रख लिया, मतलब गाल के यहाँ पर रख लिया, रेक्टल जो एनएस के थ्रू हम लोग सपोजिटरी लगा देते हैं। ठीक है, एक एक लाइन में इसको आप क्या करोगे? डिफाइन कर दोगे। देन पेरेंटल रूट आ गया, इसमें सारे इंजेक्शन इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्रा आर्ट्रियल, इंट्राथिकल, ठीक है, जो आर्टरी में लगाया जा रहा है। तो ये सारे आप एक एक लाइन में केवल क्या करेंगे? डिफाइन कर देंगे। ठीक है, इंट्राऑसियस सीधा हड्डी में लगाया जाता है। दूसरे कुछ रूट हैं, ट्रांसडर्मल, ट्रांसडर्मल क्या हो जाएगा? स्किन पे हो जाएगा। ठीक है, इंट्रानेसल नाक के थ्रू हो गया और इंट्राऑक्यूलर कान के थ्रू हो गया।
सॉरी ऑक्यूलर है मतलब आई के थ्रू हो गया, आंखों में जो हम दवा डाल रहे हैं इसके थ्रू जब बॉडी हमारे ड्रग हमारी बॉडी में जा रही है, ठीक है। तो ये था हमारे पास सिस्टेमिक मतलब चाहे हम एंटीरियर रूट को फॉलो करें, चाहे पेरेंटरियल को करें या अदर रूट को फॉलो करें, दवाई यहां से होते हुए ही हमारे ब्लड में चली जाएगी। अब अगर बात करें टॉपिकल की, टॉपिकल में क्या रहेगा, ऊपर सरफेस पे रहेगी, दवाई हमारे खून में नहीं जाएगी, ठीक है। इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ ड्रग टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हमारे स्किन पे रहते हैं। यहां पर भी जो ट्रांसडर्मल है, देखो यहां लिखा ट्रांसडर्मल, डर्मा को क्रॉस कर गया, ये भी हम लगाते स्किन पर ही है, लेकिन वो धीरे से हमारे स्किन को क्रॉस करके हमारे ब्लड में चली जाती है। ये अंतर है ट्रांसडर्मल में और डर्मल में, कंफ्यूज मत करना, ठीक है। डर्मल हो गया जो अप्लाइड करते हैं हमारे स्किन के ऊपर, क्रीम ऑइंटमेंट पैचेस है। ऑप्थेल्मिक, अब ऑप्थेल्मिक और इंट्रा ऑक्यूलर, देखो इंट्रा लग गया। ऑप्थेल्मिक में दवा हमारी आंख में जाएगी और ऊपर हमारी आंख में ही रहेगी, जो भी कंजक्टिवाइटिस वगैरह जहां पे हमारी आंखों पे वहां पे असर करेगी और खत्म, हमारे ब्लड में नहीं जाएगी। लेकिन जो इंट्रा ऑक्यूलर है ये हमारी आंख में जाती है और वहां से, ठीक है, हमारे ब्लड में पहुंचती है। इसी तरह ओटिक जो हमारे कान में जाएगी लेकिन हमारे ब्लड में नहीं जाएगी, और नेसल जो हमारे नाक में जाएगी बट नाक में ही रहेगी, नाक के सरफेस पे काम करेगी, ब्लड में नहीं जाएगी। यहां पर इंट्रानेसल है, ये नाक की म्यूकोसा को क्रॉस करके हमारे ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। ये टॉपिकल आ गया, वेजाइनल हो गया, इनहेलेशनल हो गया, ठीक है। क्लियर है बातें। वेजाइनल मतलब जो वेजाइना में क्रीम या सपोजिटरीज वगैरह लगाई जाती हैं, और इनहेलेशन जो हम इनहेल करते हैं और नाक में जाता है बस वो नाक तक ही रहेगा, ब्लड में नहीं जाएगा, ठीक है। क्लियर है। देन डिस्क्राइब ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, देखो फिर क्या आ गया, ये डेफिनेशन आ गया। यहां पे मैंने इस चैप्टर में डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन को अलग से नहीं बताया है कि कितना कितना क्या है, वो मान के चलोगे 50 से 60 नंबर का आपका डेफिनेशन क्लासिफिकेशन से कवर अप रहेगा, ठीक है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, देखो यहाँ पे ओरल हाइपोग्लाइसेमिक की बात हो रही है, यानी कि डायबिटीज में काम आने वाली टैबलेट्स की बात हो रही है। यहां पर इंसुलिन की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि इंसुलिन क्या है, सबक्यूटेनियस है, ठीक है। विद रेफरेंस टू इट्स क्लासिफिकेशन, यानी कि हमको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक को डिस्क्राइब करना है, डेफिनेशन तो देनी है, उसका क्लासिफिकेशन समझाते हुए, उसके एग्जांपल देते हुए फिर बताना है कि इंसुलिन को हम लोग ओरली क्यों नहीं खा सकते हैं, ठीक है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इंसुलिन को ओरली क्यों नहीं ले सकते, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जैसे इंसुलिन हम खाएंगे, पेट में जो हमारा एसिड है वो 90% इंसुलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है, 90% इंसुलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। नाउ डेफिनेशन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स आर द ड्रग एडमिनिस्टर्ड बाय माउथ, ठीक है, जो माउथ से लिया जा रहा है, किसके लिए, टू रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमारे बॉडी के ग्लूकोज लेवल को डाउन करने के लिए, ठीक है। ओके, क्लासिफिकेशन की बात कर लेंगे तो उसके क्लास के हिसाब से, जैसे सल्फोनिल यूरियास, बिगोनाइड्स, मैग्नेटिनाइड्स, ठीक है, थायाजोलिडिनाइड्स, देन उसके बाद आपका अल्फा ग्लूकोसाइडेस इनिबिटर, DPP4 इनिबिटर और SGLT2 इनिबिटर, ये फुल फॉर्म दे रखे हैं यहाँ पे मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दे दिया है, जो कि आप याद करना चाह कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे कि सल्फोनिल यूरिया क्या है, ये स्टिमुलेट करता है इंसुलिन के सिक्रेशन का फ्रॉम पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स, पैंक्रियाटिक बीटा सेल से ये इंसुलिन को निकलने में, सिक्रीट करने में हेल्प करता है, बोलता और निकलो। बिगोनाइड्स क्या है, ये डिक्रीज करते हैं हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को, जो लिवर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन रहा है उसको वो क्या करते हैं, दबा देते हैं, ठीक है। देन मैग्नेटिनाइड्स क्या करते हैं, ये सल्फोनिल यूरिया जैसे ही हैं बट विथ शॉर्ट ड्यूरेशन, तेज असर होता है, ड्यूरेशन कम रहता है। TGDs क्या है, ये एक्टिवेट PPAR गामा रिसेप्टर टू इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक, ग्लूकोज अपटेक को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं मसल्स के अंदर और एडिपोज टिश्यू में, तो ये इनके मोड ऑफ एक्शन है। देन ग्लूकोसाइडेस इनिबिटर की बात करें, ये डिले द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, एकदम से कार्बोहाइड्रेट और इसको क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है कि एकदम से ग्लूकोज लेवल ना बढ़े। DPP4 इनिबिटर्स क्या है, प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ GLP-1 देयर बाय इंक्रीजिंग इंसुलिन सिक्रीशन एंड डिक्रीज ग्लूकागोन, यानी कि सिंपल से जितना लिखेंगे इंक्रीज सिक्रीशन को बढ़ा देता है ये। और SGLT2 इनिबिटर्स क्या करते हैं, ग्लूकोज के रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, कहां पर, रीनल ट्यूब्यूल्स, यानी कि हमारी किडनी में जाकर के, तो ये जो है हमारी किडनी में काम कर रहा है। अब कॉमन देखें, अगर ड्रग्स की बात जो बहुत ही कॉमन पूछा जाता है, ग्लिबेनक्लेमाइड,
बहुत कॉमन दी जाती है। देन मेटफॉर्मिन बहुत पूछी जाती है, ठीक है, मेटफॉर्मिन आ गया। उसके बाद देखें, ठीक है, मेटफॉर्मिन सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली दवाई है जो कि एग्जाम्पल के फॉर्म में आ जाती है, तो आपको मेटफॉर्मिन पक्का पता होनी चाहिए। इधर आप ग्लिबिन याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। वाई इंसुलिन नॉट यूज, ये भी हम PYQ-2 में डिस्कस कर चुके हैं, मैंने बता भी दिया, इतना ही लिखना है कि जैसे हम पेट में खाते हैं तो पेट के अंदर जो एसिड है वो 90% इंसुलिन को खत्म कर देता है। फिर कह रहा है डिस्कस ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। अब जो बच्चों ने एंजाइना पार्ट पढ़ने से पहले अगर फार्मा का थेरेपेटिक्स को अच्छे से पढ़ा है, उसमें एंजाइना पेक्टोरिस को अच्छे से समझ लिया, तो बहुत आसान है। क्या होता है एंजाइना पेक्टोरिस? सिंपल सी कहानी है, चेस्ट में पेन होता है, उसको एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है। पेन क्यों होता है? हार्ट काम तेजी से करता है, उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है, तो वहाँ के जो सेल्स होते हैं उनकी डेथ होना स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से दर्द होना स्टार्ट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन क्यों चाहिए? दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जो आर्टरीज होती है, कॉर्नरी आर्टरीज, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक होती है, तो ब्लड की सप्लाई हो नहीं पाती है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, ठीक है। फिर कह रहा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनी वन ड्रग, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक आध स्टेट है जहां पूछे जाते हैं, जिन स्टेट्स में मैकेनिज्म नहीं पूछा जा रहा है वो लोग परेशान ना हो, ठीक है। तो कह रहा है डेफिनेशन क्या है? एंटी एंजाइनल ड्रग्स आर द मेडिकेशन यूज्ड टू प्रिवेंट एंड रिलीफ, प्रिवेंट करेंगे, रोकथाम करेंगे और राहत देंगे एंजाइना पेक्टोरिस यानी कि चेस्ट पेन से, बाय इंप्रूविंग द बैलेंस बिटवीन मायोकार्डियल ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। ऑक्सीजन की जो सप्लाई डिमांड है उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन आप याद करेंगे, जिसके अंदर आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, ये आपको होना चाहिए, ठीक है। दोनों में है, शॉर्ट एक्टिंग लॉन्ग एक्टिंग दोनों में काम करता है। सबलिंगुअल दिया जाता है। जब चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन बहुत तेज होता है, डॉक्टर एक दवा जीभ के नीचे रखवाता है, डेट इज द आइसोसोर्बिड डाइनाइट्रेट, ठीक है। क्लियर है? ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, ये भी पता होना चाहिए। इसमें बाद बाकी कैटेगरीज के अंदर दवाइयां याद कर लो क्लासिफिकेशन के अंदर। फिर वो कह रहा है ठीक है, डिस्कस ड्रग यूज्ड, ड्रग्स क्या कह रहा है? डिस्कस ड्रग्स यूज्ड। तो यहाँ पे आप एक एक ड्रग्स को डिस्कस नहीं करेंगे, आपने यहाँ पे इसको डिफाइन किया और ये ड्रग्स कि ये नाइट्रेट्स हैं, ये बीटा ब्लॉकर्स हैं, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, ये पोटेशियम चैनल ओपनर है और ये इस टाइप से हो गया ये, ठीक है। इसको चाहो तो आप एक एक लाइन में बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या होते हैं, कैल्शियम को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज इतना पर्याप्त है। देन किसी एक का मैकेनिज्म, तो ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट जो है, ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट, इसी को हम लोग नाइट्रोग्लिसरीन भी कहते हैं, फेमस नाम है इसका, ठीक है। इसका एक्शन क्या है? अच्छा, इसको मैंने वैसे किया था, ओके। ये थोड़ा सा एडिटिंग प्रॉब्लम वो हो गया है। ये एक्चुअली मैंने इसको क्या किया था, इसको आप ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे एरो लगाते जाएंगे, ठीक है, कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। तो सबसे पहले क्या होगा, नाइट्रोग्लिसरीन कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर जाकर के नाइट्रिक ऑक्साइड, याद रखेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड, दोहराओ मेरे साथ, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, ये हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है, इसको क्या कर देता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उनको डायलेट करता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का यूज आएगा और कई जगह इसका इस्तेमाल होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड अगर आप बॉडी में खाते हैं, जाएगा तो ब्लड वेसल को क्या करेगा, डायलेट करेगा और ब्लड का फ्लो काफी अच्छा हो जाता है। करता कैसे है? नाइट्रिक ऑक्साइड एक्टिवेट करता है गुआनाइलेट साइक्लेस एंजाइम को, एक एंजाइम है, इसको एक्टिवेट कर देता है। ये क्या करेगा, साइक्लिक जीएमपी के लेवल को बढ़ा देता है, कहाँ? स्मूथ मसल्स में, ठीक है। अब जब सीजीएमपी का लेवल बढ़ जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन। मायोसिन याद है, एक्टिन मायोसिन, अगर एचएपी में याद हो, एक्टिन मायोसिन जिनकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करती थी, तो उसका डीफॉस्फोराइलेशन हो जाता है, कॉजेज स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। अब वो कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है तो मसल्स रिलैक्स कर जाती हैं, जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा वो खत्म। अब ये रिलैक्स कर गई है, रिलैक्स कर गई तो डायलेट कर जाएंगी। अब ये रिलैक्स कर गई है, इससे होगा क्या, तो इसका सॉरी, इसका थेरेपेटिक इफेक्ट क्या आएगा, ठीक है। इसका थेरेपेटिक इफेक्ट होगा कि मसल्स हमारी जो रिलैक्स हो रही हैं उसका थेरेपेटिक इफेक्ट क्या आएगा, मतलब हमारी बीमारी कैसे ठीक हो जाएगी, इससे ऐसे ठीक हो जाएगी। वीनोडाइलेशन यानी कि प्रीलोड रिडक्शन एट थेरेपेटिक डोजेस, ठीक है।
जो नाइट्रेट्स होता है प्राइमरली डायलेट द वीन्स, हमारी जो वीन्स होती हैं उसको डायलेट कर देता है, रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट। अब वीन्स हमारी डायलेट हो गई हैं तो फैल गई हैं, देखो पाइप होता है ना, उसके अगर मुंह दबा लो तो धार तेज से जाती है, और धार छोड़ो धार धीमी धीमी जाएगी, पानी की जो धार होती है। वैसे ही जब ये फैल गई हैं तो ब्लड की जो ब्लड आ रहा है हार्ट में, जो हार्ट के चैम्बर को फिल कर रहा है, वो धीमा पड़ गया अब वो, ठीक है। तो हार्ट को अब ज़्यादा तेजी से काम नहीं करना पड़ेगा, जो ब्लड आया रिटर्न होकर के हार्ट में भरा उसको प्रीलोड कहते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से आर्टरीज भी डायलेशन कर जाती हैं, अगर हाई डोज दे देंगे तो आर्टरीज भी डायलेट कर गई। अब जब आर्टरीज डायलेट कर गई हैं तो समझो जैसे हार्ट है, हार्ट को जब आगे पंप करना है, ये आर्टरीज पहले इतनी थी, अब ये डायलेट होकर के फैल के इतनी हो गई है, यानी कि चौड़ी हो गई है। चौड़ी हो गई मतलब जो भी ब्लड यहाँ जाएगा वो बैक फोर्स कम मारेगा, तो हार्ट को बहुत ज़्यादा या ताकत से काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको कहते हैं आफ्टर लोड रिडक्शन, यानी कि जब हार्ट को पंप करना है, पंप करने के लिए आर्टरीज से बैक आता है ना करके, आर्टरी से पूरा पंप किया, भाई आर्टरीज पतली पतली है तो बैक मारती है, फैल गई है तो अब उतना बैक नहीं आएगा, तो वो क्या हो गया, एट हायर डोजेस डायलेट कर देती हैं आर्टरीज को, रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस द हार्ट मस्ट पंप अगेंस्ट। वो जो विरोध होता है जिसके खिलाफ उसको पंप करना होता है, ठीक है, जिस ताकत के लिए, वो ताकत कम हो जाती है तो हार्ट को उतना ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ती है। क्लियर हो गया, इसको आफ्टर लोड कहते हैं, ठीक है। ओके, तो ये थोड़ा सा देखो, ये चीज़ें मैं यहाँ तो डिटेल इसलिए भी कर दी है, ये कहीं ना कहीं आपको फार्माकोथेरेपेटिक्स में भी काम आ जाएगा, ठीक है। डिफाइन जर्नल एनेस्थेटिक्स, व्हाट इज साइजोफ्रेनिया, दोनों डेफिनेशन है हमारे पास। मेंशन ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ साइजोफ्रेनिया, यहाँ पे उसका क्लासिफिकेशन दे दोगे आप। तो एनेस्थेटिक क्या होते हैं, जनरल एनेस्थेटिक, ड्रग विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन एंड कॉन्शियसनेस। रिवर्सिबल लॉस, जितना भी सेंसेशन है, टच, हीट, पेन का जो भी है वो सब खत्म हो जाता है, कॉन्शियसनेस हम लोग बेहोश हो जाते हैं, लेकिन वो वापस लौट आता है जैसे उसका असर खत्म होगा। साइजोफ्रेनिया क्या है, यह एक क्रोनिक और सीवियर मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। क्रोनिक होता है जो लंबे समय से होती है ये चीजें, डेट अफेक्ट हाउ पर्सन थिंक। साइजोफ्रेनिया क्या, पर्सन कैसे सोचता है, क्या फील करता है, क्या बिहेव करता है, इसको हम साइकोसिस भी कहते हैं, याद आ रहा हो कई लोगों को, ठीक है। वेयर पर्सन मे फील लाइक दे हैव लॉस्ट टच विद रियलिटी, मतलब वास्तविकता से अपना टच खो देते हैं और एक दूसरी दुनिया में जीने लगते हैं, ठीक है। इसके मेन सिम्टम्स की बात करें, पॉजिटिव सिम्टम्स क्या है, इसमें हेलुसिनेशन होता है, डिल्यूजन होता है, भ्रम पैदा होने लगता है, ठीक है। फॉल्स बिलीफ, एक अलग चीज को मानने लगोगे आप जो होती नहीं है। नेगेटिव सिम्टम्स में क्या आते हैं, नेगेटिव मतलब जहाँ पे आप डिमोटिवेट हो गए हो, समाज से कट जाते हो। रिड्यूस्ड इमोशनल एक्सप्रेशन, जो आप पहले बहुत ही अच्छा अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते थे, अब वो नहीं कर रहे हो, आप एक फोटो फेस की तरह बस रहते हो, ठीक है। ड्रग यूज्ड कौन से हैं, उसमें आपको इनको न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स भी कहते हैं, क्या दे देना है, क्लासिफिकेशन दे देना है। बात समझ में आ रही है, तो उम्मीद है। देखो बच्चों को सवाल तो सर आंसर क्या लिखना है, डेफिनेशन किया, मेंशन ड्रग यूज्ड मेंशन में क्लासिफिकेशन ही देनी है और कुछ नहीं है, ठीक है। क्लियर, क्लासिफिकेशन नहीं देनी है, कोई बोला नहीं है, तो आप क्लासिफिकेशन अगर बचना चाहते हो तो जो ड्रग्स यूज होती हैं वो 4 5 6 आप दे सकते हो एग्जांपल, यहाँ पे आप ये भी काम कर सकते हो। मेंशन ड्रग यूज्ड इन साइजोफ्रेनिया में आप जैसे कि ये कितना है, 1 और ये 3 नंबर में है ना, ये तो 3 नंबर के हिसाब से क्लासिफिकेशन ही बेस्ट रहेगा। 1 नंबर और ये बचा 3 नंबर, ठीक है। या तो 6 ड्रग्स के नाम दीजिए, अदरवाइज क्लासिफिकेशन दे दो, बेस्ट रहेगा। अब आपको बातें समझ में आ रही होंगी, नंबर कैसे आएंगे। ओके, 7th है गिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एड्रेनालिन। एड्रेनालिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारी बॉडी पे क्या असर डालता है, मेरे ख्याल से काफी सारे बच्चों को पता ही होगा, इसका देख लेते हैं। देन क्लासिफाई पैरासिम्पैथोमिमेटिक विद एग्जांपल, ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया तो रिपीट आ गया, यहाँ पे सीधा क्लासिफिकेशन पूछ लिया है, ठीक है। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एड्रेनालिन, ठीक है। एड्रेनालिन करता क्या है, अल्फा 1 और यानी कि हम कह सकते हैं अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2, सिंपल समझे, अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे एक्ट करता है, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या करेगा ये, हार्ट के, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हार्ट में बीटा 1 एक्शन, ठीक है। हार्ट पे कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है, बीटा रिसेप्टर पाया जाता है। तो एड्रेनालिन क्या करता है, तो एड्रेनालिन अगर आप लोगों को याद हो, जब डर लगता है तो क्या होता है, हार्ट बीट बढ़ती है, ये सब चीजें होती है, तो वो कौन करवा रहा है, एड्रेनालिन करवाता है। तो हार्ट रेट बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ गया, कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं और
अल्फा 1 क्या करवाएगा, कांस्टेंट करवाएगा, बीटा 2 क्या करवाता है, डायलेट करवाता है। अगर आपको डेल वैसोमीटर याद आ रहा हो, वहां मैंने समझाया था, ठीक है ना। तो देखो सारी चीजें कहीं ना कहीं लिंकअप में और आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहां पर अल्फा 1 बीटा 2 करके दे दिया, आपको ये नहीं देना है तो आप सिंपल लिख सकते हो कि ब्लड वेसल क्या होती है, कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। लेकिन वहीं पे कई बार आप लिखा हुआ देखते हो कि ब्लड वेसल वैसोडाइलेट कर रही है, दो काम कैसे हो रहे हैं, तो स्किन की और म्यूकोसा की कंस्ट्रिक्ट करती हैं, जो स्केलेटल मसल होती है कि वहां बीटा 2 रिसेप्टर्स होते हैं, वहां डायलेट कर जाती हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पर भी डायलेशन हो रहा है। आई की बात करें तो मेट्रियासिस यानी कि पीपल्स, हमारी पुतलियां फैल जाती हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करें तो यानी कि आप सिंपल सी बात यहाँ पे एक मोटा मोटा आइडिया ले सकते हो कि जैसे ही डर लगा, हमने बताया था शेर देखा डर लगा तो क्या हुआ, पुतलियां फैल गई, हार्ट बीट बढ़ गई, बीपी बढ़ गया, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ब्रोंकोडाइलेशन, सांस उखड़ने लगती है, ठीक है। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करें तो पेट कैसा होता है, खत्म कहानी, पेट में अजीब सा होता है, होने लगता है ना करके। तो रिलैक्सेशन क्या होता है, जीआई मोटिलिटी डिक्रीज कर जाती है, यानी कि आप खाना पीना जो है वो पचना बंद हो जाता है एक तरह से, ठीक है। मेटाबॉलिक इफेक्ट की बात करें तो ग्लाइकोजिनोलिसिस यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करेगा, क्यों, डर लग गया है, बॉडी को जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। लाइपोलिसिस भी इंक्रीज कर जाएगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि ये सारे मेटाबॉलिक इफेक्ट क्या कर जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि डर लग गया है, बॉडी को प्रिपेयर कर रही है कि अब हमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो हर चीज इंक्रीज कर जाती है। यूट्रस की बात करें, रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रिन मसल स्पेशली इन प्रेगनेंसी में वो उसको यूट्रस को रिलैक्स कराती है। स्केलेटल मसल इंप्रूव मसल परफॉर्मेंस, डर में आप बड़ी तेज भागते हो तो मसल परफॉर्मेंस इंक्रीज कर जाती है। क्यों पड़ गई इंक्रीज, यहां से हम देख सकते हैं वैसोडाइलेशन हुआ है तो ब्लड का फ्लो बड़ा अच्छा हो गया हमारे मसल्स में, अब हम जो काम करना चाहते हैं बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो एड्रेनलिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन स्पेशली पूछा गया है, तो एड्रेनलिन का अगर याद नहीं है तो ये जिस कैटेगरी में आता है, अगर आपको वो कैटेगरी ड्रग की याद है तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। कैटेगरी मतलब समझ रहे हो किस क्लास के अंदर आता है, उसका अगर फार्माकोलॉजिकल एक्शन याद है तो वो भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा। अब ये एक क्वेश्चन जो है, ओके, क्वेश्चन नंबर 8, राइट ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर बाय क्लासिफाइंग द ड्रग यूज्ड। देखो यहाँ क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ लिया गया है कि थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन अपने थोड़ा सा एक्सट्रीम में, थोड़ा सा टफ में आ गया, लेकिन कैसे इस क्वेश्चन को कैसे डील करो। अगर मान लो जिस हिसाब से मैंने लिख दिया, लिखना तो इसी तरीके से है, अगर इस तरीके से आपको नहीं लिख पा रहे हो तो डील कैसे करोगे। राइट ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर बाय क्लासिफाइंग द ड्रग्स, तो यानी कि यहाँ पे ट्रीटमेंट लिखनी है ड्रग को क्लासिफाई करते हुए, एंड मेंशन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ईच कैटेगरी। अब ये थोड़ा सा टेढ़ा काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको नो डाउट सबसे पहले पेप्टिक अल्सर को डिफाइन करना है और क्लासिफाई कर देना है, इतना काम कर लोगे। जैसे ही क्लासिफाई करोगे आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डेफिनेशन क्लासिफिकेशन इस, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ चले गए, 1 2, अच्छा ठीक है, 3, एक मिनट, 4 5 6 7 7 7 7 7 के बाद 8 आ गया। अच्छा यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हुई है मेरे ख्याल से, टोटल 7 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन कुछ कहीं पे, कोई बात नहीं, उसको मैं देख लूँगा। क्वेश्चन कोई एक 7 क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया, वही मैं देख रहा था कि 7 क्वेश्चन होने चाहिए थे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर हैं टोटल 8। चलिए, हो सकता है 8 पूछेगा हो, मैंने ध्यान नहीं दिया, पेपर में देख लूँगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि राइट ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर बाय क्लासिफाइंग द ड्रग्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्लासिफिकेशन दे दी, पेप्टिक अल्सर को समझा दिया, क्लासिफिकेशन दे दी। अगर आप मैकेनिज्म नहीं दोगे ना, अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ रखी है तो आप मैकेनिज्म बहुत इजीली दे दोगे। कैसे आप समझते हैं, देखो ये आपको 1 नंबर दे देगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन आपको कुछ नहीं तो बहुत इजीली यहाँ पर आपको 1 से 2 नंबर प्रोवाइड करवा देगा। तो 5 नंबर में 3 नंबर आपको ऐसे मिल जाएंगे, भले आपको मैकेनिज्म याद ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप गौर से देखेंगे तो मैकेनिज्म यहाँ मेंशन है।
गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर्स, H2 हिस्टामाइंस एसिड सिक्रीशन को रोक रहा है, एंटीकोलिनर्जिक एसिड सिक्रीशन को रोक रहा है। यही चीज आपको मेंशन कर देनी है बस। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एसिड रिलीज को रोक रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग एस्ट्रिन, तो आपको बताना है कि ये ड्रग्स हैं, ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को ब्लॉक कर देते हैं, नहीं होने देते हैं और इस तरीके से ये एक्ट करते हैं। तो आपने क्लासिफिकेशन से ही उसका मैकेनिज्म निकाल लिया अगर आपने सही से याद किया है। मैंने यहाँ पे और डिटेल में अच्छे से बता दिया है ताकि आपको हेल्प रहे आगे। देन गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर, एंटी एसिड, जो एसिड आ गया उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। अल्सर प्रोटेक्टिव्स, सिंपल सी बात है, कवरिंग कर लेते हैं तो अल्सर प्रोटेक्ट हो जाते हैं। और अगर बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है एच पाइलोरी, तो ये वो ड्रग है जो बैक्टीरिया को मारते हैं। अब सिंपल सी कहानी, जितने भी ये क्लास है H2 एंटीकोलिनर्जिक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये काम कैसे करते हैं एक एक लाइन में इसको डिफाइन कर लेते हैं क्योंकि कॉमन बीमारी है, पूछी जा सकती है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ये क्या करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनहिबिट हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase, जो प्रोटॉन पंप होती है। अगर आपको ये नहीं बताना है तो सिंपल लिखो, जो प्रोटॉन पंप होती है कहाँ पाई जाती है, पैराइटल सेल्स में। मैंने अपने लेक्चर की स्टार्टिंग में ही पूरा मैकेनिज्म समझाया था, कहाँ पैराइटल सेल्स है, किस तरह से एसिड आ रहा है, पूरा डिटेल में बताया था उसको। तो पैराइटल सेल में इसको ब्लॉक कर देता है फाइनल स्टेप में जाकर, जहां से एसिड का सिक्रेशन जो H+ होता है इसका रिलीज होना बंद हो जाता है। एंटीकोलिनर्जिक, ये क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर को, रिड्यूसिंग वैगल स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन। जो वैगस नर्व होती है जिससे कि एसिड का प्रोडक्शन होता है, ये उसको ब्लॉक कर देते हैं। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है, जो H2 रिसेप्टर होते हैं पैराइटल सेल्स के ऊपर, एंड डिक्रीज हिस्टामाइन इंड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। हिस्टामाइन जब एक्ट करता है H2 रिसेप्टर पे तो एसिड का सिक्रेशन होता है। ये H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट उस हिस्टामाइन को एक्ट करने नहीं देते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इंक्रीज म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सिक्रेशन एंड डिक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन। जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, म्यूकस को और बाइकार्बोनेट के सिक्रेशन को इनहांस करते हैं, ठीक है, और एसिड के सिक्रेशन को कम कर देते हैं। एंटी एसिड सिंपल न्यूट्रलाइज कर ले हैं। म्यूकोसल प्रोटेक्टिव एजेंट, ये क्या कर रहे हैं, ये प्रोटेक्टिव बैरियर ओवर अल्सर साइट, जहां पर घाव हो गए हैं, अल्सर बन गए हैं, उसके ऊपर एक कवरिंग सी बना लेते हैं जिससे कि और एसिड आकर के इस जख्म को और ज्यादा डैमेज ना करे, ठीक है। बाय एसिड एंड पेप्सिन, जो पेप्सिन एंजाइम है और एसिड है, ये जो जख्म ऑलरेडी हो गया उसको और ज्यादा बड़ा ना कर दें। बिस्मथ कंपाउंड कोट अल्सर प्लस एंटी बैक्टीरियल एक्शन अगेंस्ट H पाइलोरी। ये जो इसमें आप इसकी बात करोगे, कहाँ गया, अल्सर प्रोटेक्टिव में दो ही है, एक सुक्रालफेट आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना है। सुक्रालफेट आता है, कोलाइडल बिस्मथ सबसिट्रेट आता है। जो कोलाइडल बिस्मथ वाला है पार्ट है उसमें क्या कार्य कर रहा है, कोटिंग भी कर रहा है, साथ साथ में एंटी बैक्टीरियल एक्शन भी है इसका। और जो एंटी H पाइलोरी है ये सिंपली डायरेक्टली बैक्टीरिया को मार रहे हैं। तो आपने देखा टफ नहीं था, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना था और आपकी क्लासिफिकेशन से ही आपको ये आंसर मिल जाता, ठीक है। चलिए अटेम्प्ट एनी 10, अब ये 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आ गए हमारे पास। डिस्क्राइब द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एब्जॉर्प्शन, एक्सप्लेन एनी वन फैक्टर, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। PYQ 1 में क्वेश्चन नंबर 7 है। क्लासिफाई NSAID विद एग्जांपल, यहाँ सिंपल क्लासिफिकेशन देनी है। शुरुआत डेफिनेशन से करोगे। NSAID क्या होते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं। किसके लिए होते हैं, इन्फ्लामेशन, पेन, फीवर, इन सब में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये काम कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लासिफिकेशन में भी मेंशन है। साइक्लोऑक्सीजनेस जो एंजाइम होता है उसको ब्लॉक करते हैं, ठीक है। साइक्लोऑक्सीजनेस करते क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन को रिलीज करवाते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन वगैरह करवाते हैं। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है, बड़ा अच्छा है। ये डाइक्लोफेनेक, निमोसुलाइड है ना, एस्प्रिन आ गया, पैरासीटामोल आ गया, क्लियर है। तो ये NSAID के अंदर है। सिंपल डेफिनेशन क्लासिफिकेशन 3 नंबर का। क्लासिफाई एंटी फंगल ड्रग्स विद एग्जांपल, फिर डायरेक्ट क्लासिफिकेशन पूछ लिया गया है। डिफाइन कर दोगे एंटी फंगल क्या होते हैं, या तो किल करेंगे तो साइडल वर्ड आता है फंगिसाइडल, और अगर रोकते हैं ग्रोथ को तो स्टैटिक वर्ड आता है फंगिस्टैटिक, ठीक है ना। आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन। एंटी फंगल ड्रग्स आर एजेंट टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ फंजाई, और यूज्ड होते हैं फंगल इन्फेक्शन, जिसको कि हम लोग माइकोसिस भी कहते हैं। टर्म्स सारे डाल रहा हूं क्योंकि टर्म्स के ऊपर कई बार कुछ स्टेट्स में क्वेश्चन आ जाते हैं।
अब ये क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन कैसे करनी मैं बता चुका हूँ, पूरा नहीं दे रहा। तो एंटीबायोटिक्स में 2 एग्जांपल दे दिए, इसमें 1 एग्जांपल है, एजोर्स के 2 एग्जांपल दे दिए, इसका 1 एग्जांपल दे दिया, इसके 2 एग्जांपल दे दिया, खत्म। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नाउ डिफाइन क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं PYQ 1 में। देखो कुछ क्वेश्चन बड़े फेवरेट हैं टीचर्स के या किस स्टेट के, वो आते ही आते हैं। आप अगर अपने अपने स्टेट में उठा के देखें ना, तो ये एंटी हाइपरटेंसिव बड़ा कॉमन है, ये पूछता ही है टीचर ये। ठीक है, व्हाट इज हीमोटेनिक, एक अगर आपने उनका ना डेफिनेशन याद है तो खेल खत्म। हीमोटेनिक्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी में ब्लड को क्या करते हैं? इंप्रूव करते हैं, हमारी बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। गिव यूजेस ऑफ एंटी कोगुलेंट ड्रग्स। अब हीमोटेनिक्स को डिफाइन हम पहले भी कर चुके हैं, जो हमारे ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। एंटी कोगुलेंट यानी कि जो क्लॉटिंग को रोकते हैं, एंटी कोगुलेंट। तो इसका काम क्या है? तो ये देखो सिंपल सी बात है, जहां जहां क्लॉटिंग होने से हमारी को बीमारियां पैदा होती हैं बॉडी के अंदर, जैसे हार्ट अटैक वगैरह है, वो सारी बीमारियां आपको यहां लिखनी है। जैसे कि सबसे पहले क्या है? डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि प्रिवेंट एंड ट्रीट क्लॉट्स इन डीप वेन। लेग्स, पैरों में या कई बार होता है ना, अंदर एकदम अंदर की तरफ एक वेन होती है, वो उसमें क्लॉट जम जाता है, तो फिर झंझनाहट वगैरह या ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, दिक्कत आती है, तो उसको बीमारी को कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो मैंने क्या कहा? क्लॉट जम रहा है, क्लॉट जहां जहां जम रहा है उसकी वजह से क्या क्या बीमारियां पैदा हो रही है, वो नाम आपको कम से कम ये होगा 1 नंबर, 2 नंबर, 4 आपको देने पड़ेंगे 2 नंबर के हिसाब से। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, प्रिवेंट एंड ट्रीट क्लॉट्स दैट ट्रेवल टू लंग्स, जो लंग्स की तरफ जा रहे हैं उनको रोकता है। आर्ट्रियल फाइब्रिलेशन, प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इन द आर्ट्रिया, आर्ट्रिया में यानी कि जो हमारा हार्ट है वहां पे क्लॉट नहीं बनने देगा। एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक नहीं होने देगा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक, प्रिवेंट फर्दर क्लॉट फॉर्मेशन इन कॉर्नरी आर्टरी। अटैक ही क्यों पड़ता है? क्लॉट की वजह से पड़ता है, तो ये फर्दर और क्लॉट होने नहीं देते हैं, बनने नहीं देते हैं। प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व्स, प्रोस्थेटिक मतलब हार्ट के वाल्व्स कई बार खराब होते हैं तो नकली हार्ट वाल्व्स लगाए जाते हैं, इनको हम प्रोस्थेटिक कहते हैं। उसके ऊपर क्लॉट ना जमे जा करके आर्टिफिशियल वाल्व के ऊपर, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हीमोडायलिसिस एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब भी हीमोडायलिसिस करते हैं ना, ब्लड को साफ करके वापस बॉडी में डालते हैं, तो मशीन में क्लॉटिंग ना हो जाए, ठीक है, डायलिसिस मशीन में या जो ब्लड हमने स्टोर किया उसमें क्लॉटिंग ना हो जाए, तो हम एंटी कोगुलेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो एंटी कोगुलेंट्स यानी कि सिंपल सी बात है, क्लॉट नहीं होने देगा। तो कहाँ कहाँ की क्लॉट होने से बीमारियां होती हैं, दिक्कत होती है, वो आपको यहाँ पे नाम मेंशन करने हैं। ठीक है, ओके। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड साइड इफेक्ट ऑफ सल्फोनामाइड्स। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से पूछ लिए गए। अब साइड इफेक्ट कभी अगर आ जाए और आपने नहीं पढ़े, मैं कहूंगा भी नहीं कि पढ़ो, तो सिंपल सी बात है, मैं तो खैर देखो जिसके आ गए हैं, कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो हमने नहीं पढ़ा और PYQ में आ गया है, तो फिर पढ़ लो उसको अच्छे से। ठीक है, साइड इफेक्ट में कुछ नहीं लिखना आपको, नॉइजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, डिजीनेस, डिजीनेस समझते हो ना, नॉइजिया, जी मिटलाना, उल्टी आना, डिजीनेस, चक्कर सा आना, तो ये साइड इफेक्ट है। कुछ नहीं है तो धीरे से लिख दिया हाइपर सेंसिटिविटी या रैशेस पड़ रहे हैं, कॉमन हो जाते हैं, लाखों में करोड़ों में एक आध को हो ही जाती है दिक्कत, कॉमन है ये। तो 4-5 ये साइड इफेक्ट कभी आता है और आपको एग्जैक्टली याद नहीं है तो लिखना इस तरीके से। ठीक है, चलिए, सल्फोनामाइड्स आर सिंथेटिक एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स। कैसे हैं ये? सिंथेटिक, एक्ट एज ए बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट। बैक्टीरियोस्टैटिक यानी कि स्टैटिक क्या है? ग्रोथ को रोक देते हैं। अब एक्शन काम कैसे करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप इसको ध्यान रखना है। ये पाबा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके जैसे होते हैं। तो जैसे हमने खाया तो बैक्टीरिया क्या करता है? इसको पावा समझ लेता है और अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, जैसे ही बैक्टीरिया ने एब्जॉर्ब किया तो ये उसकी बॉडी में जाकर के इनहिबिट कर देते हैं एंजाइम डाइहाइड्रोक्टोएट सिंथेस को जाकर के ब्लॉक कर देंगे। जैसे ही ये ब्लॉक कर देंगे इसको, एंजाइम को, ठीक है ना, तो अब क्योंकि पापा तो था नहीं, जो पापा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में, और उसकी जगह पे उल्टा हुआ गया। इसने इस एंजाइम को ब्लॉक किया, पावा, इस एंजाइम को ब्लॉक होने की वजह से जो पावा था वो इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाया। ठीक है, जब ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाया तो फॉलिक एसिड की सिंथेसिस खत्म हो गई। फॉलिक एसिड बनना बंद हो गया बैक्टीरिया में, तो क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा, बैक्टीरिया की DNA सिंथेसिस और RNA सिंथेसिस नहीं हो पाएगी और बैक्टीरिया मर जाएगा, डेड हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर है बातें। चलिए फ्लो समरी की बात करें, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं कि भाई ये पावा को रिप्रेजेंट करता है, पावा जो होता है ब्लॉक कर दिया जाता है सल्फोनामाइड के द्वारा, पावा ब्लॉक हो गए, पावा यहाँ पे क्या हो गया, कन्वर्ट होना बंद हो गए, फॉलिक एसिड डिक्रीज कर गया, डीएनए सिंथेसिस कम हो गया और बैक्टीरिया की ग्रोथ खत्म हो गई। वैसे तो अच्छा ही है कि ये ज़्यादा अच्छा है, 3-4 स्टेप का मैकेनिज्म, तो नहीं है तो ऐसे लिख लो। साइड इफेक्ट, हाइपर सेंसिटिविटी, हेमेटोलॉजिकल इफेक्ट यानी कि अनीमिया वगैरह कई बार हो जाता है, रीनल इफेक्ट, क्रिस्टल बनते हैं, किडनी स्टोन बन जाते हैं कई बार, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस, नॉइजिया, वॉमिटिंग, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। कैर्निकटेरस बच्चों में खासकर हो जाता है, जहाँ पर क्या होता है बाइलिरुबिन डिस्प्लेस हो जाता है प्लाज्मा से, इसकी वजह से, जिसकी वजह से ब्रेन जो होता है बच्चों का डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो ये साइड इफेक्ट हो गए, क्लियर है बातें। कुछ क्वेश्चंस मानता हूं, जैसे अब देखो इसमें मेरी बात ध्यान है ना, आंसर कैसे करने हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने लिखे हैं, फिर रिपीट कर दूं, मैं स्टार्टिंग में बोल चुका हूं, मैं जो सवाल है कि आंसर कैसे करने हैं बिल्कुल ऐसे ही करने हैं, इसी तरह पॉइंट में स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से। दिस इज द परफेक्ट आंसर, एक नंबर नहीं कटेगा। आपको इस तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लाइनें मैंने लिखी बिल्कुल कॉपी करो, आप लोग लिखना इसी तरीके से है। आपने कुछ अलग तरीके से याद किया तो उसको लिखना तरीका यही रहेगा लिखने का, ठीक है। व्हाट आर डायूरेटिक, डिफाइन कर दो। डायूरेटिक क्या होते हैं, जो यूरिन आउटपुट बढ़ा देते हैं। क्लासिफिकेशन ये रहा। एक्सप्लेन, अच्छा यहाँ पे जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन थायजाइड्स एज डायूरेटिक। अब यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज करता है, यार थायजाइड वो कैसे वो करें। भाई थायजाइड जो है वो डायूरेटिक के अंदर ही थायजाइड एक क्या है, कैटेगरी है। यहाँ पूरा क्लासिफिकेशन नहीं देना था आपको, मैंने क्लासिफिकेशन इसलिए लेके आया कि अगर आपको क्लासिफिकेशन याद है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप सिंपल क्या लिखोगे, इस तरीके से थायजाइड डायूरेटिक लिख करके आपको पता होना चाहिए कि भाई ये तो क्या है, इसी कैटेगरी में है। तो ये जो है ये किसके अंदर काम कर एक्ट आते हैं, इनहिबिटर ऑफ सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट्स, यानी कि ये हमारे थायजाइड लाइक हैं, वो मतलब 3 कैटेगरी में से इस कैटेगरी में आता है और उसके ये एग्जांपल है। तो थायजाइड में आपको क्या लिखना है कि भाई जो थायजाइड होते हैं ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करते हैं और सोडियम पोटेशियम को ट्रांसपोर्टर इन डीसीटी में उसको ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। इससे होगा क्या, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन रुक जाता है और ठीक है एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम क्लोरीन एंड वाटर क्या होता है, बढ़ जाता है। अब रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, वो सारा का सारा बॉडी से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, अब क्योंकि बोल रहा है थायजाइड के बारे में लिखो, एक्सप्लेन करो, तो आपने थायजाइड के एग्जाम्पल दे दिए। थायजाइड काम कैसे कर रहा है वो तो उसके क्लासिफिकेशन में ही लिखा हुआ है, ठीक है। आपने वो बता दिया, आपने इसका काम करने का तरीका बता दिया, इसके एग्जाम्पल दे दिए। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे दो। डायूरेटिक इफेक्ट है, बॉडी में क्या कर रहा है, यूरिन का आउटपुट को बढ़ा रहा है, बीपी को कम कर देता है, ठीक है। और इसको छोड़ दो, डिक्रीज पेरिफेरल रेजिस्टेंस, मतलब वही ओवरऑल बीपी को कम कर रहा है। 2 चीजें याद आ जाएंगी। थेरेपेटिक यूज, हाइपरटेंशन, एडिमा, स्वेलिंग वगैरह हो रही है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज है और प्रिवेंशन ऑफ कैल्शियम स्टोन, ठीक है, उसमें ये हेल्प करता है। तो ये 3-4 चीजें। अब यहां पर आपको लगता है कि थायजाइड लाइक का अलग से तो हमने याद नहीं किया, आपने डायूरेटिक का याद किया था, आपने डायूरेटिक का याद किया ना कॉमन, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना। फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो डायूरेटिक वाले हैं वो लिख दो, 2-3 थेरेपेटिक यूजेस जो डायूरेटिक वाले याद किए हैं वो लिख दो। भाई डायूरेटिक के अंदर ही है ना थायजाइड, तो ये आपको थोड़ा सा सोचना कि अगर अंदर से कोई चीज आ गई है तो ऐसा नहीं है कि अरे अब क्या करें, ऐसा इसका तो अलग से कुछ पढ़ा नहीं है। भाई ये इसी के अंदर है, इसके पढ़ रखे ना, वही आंसर इसके भी होंगे, ठीक है। इसीलिए कहा लेक्चर्स को पूरा फुल डिटेल में देखना है। राइट ए नोट ऑन एंटी थायराइड ड्रग्स। अब एंटी थायराइड में डेफिनेशन दे दोगे, एंटी थायराइड जो थायराइड के प्रोडक्शन को रोकेगा, ठीक है। ड्रग्स आर द मेडिकेशन, एंटी थायराइड ड्रग्स आर द मेडिकेशन यूज्ड टू रिड्यूस द सिंथेसिस रिलीज और इफेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन के इफेक्ट को कम करता है, ठीक है। जनरली हाइपरथायराइडिज्म में इसका इस्तेमाल होता है। फिजियोलॉजिकल रोल की बात करें, नोट लिखना है तो ठीक है। फिजियोलॉजिकल रोल ये हमारे क्या सिलेबस में है। फिजियोलॉजिकल रोल मेटाबॉलिज्म, इसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो जो थायराइड है, नॉर्मल थायराइड की बात करें, जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो हमारी बॉडी में करते हैं, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट करवाते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, नर्वस सिस्टम में अलर्टनेस और रिफ्लेक्सेस, जो जितना अलर्ट होता है
उसका उतना अच्छा थायराइड क्या है एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, मतलब उसमें रोल प्ले करता है ये। फिजियोलॉजिकल रोल हो गया। देन पैथोलॉजिकल रोल यानी कि हाइपरथायराइडिज्म की बात करें, व्हेन थायराइड हार्मोन लेवल एक्सेस बढ़ जाता है तो हाइपरथायराइडिज्म हो जाती है। ठीक है, जिसको हम थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण ग्रेव्स डिजीज होता है। ध्यान रखना, हाइपरथायराइडिज्म में बहुत बड़ा कारण किसका होता है? ग्रेव्स डिजीज का होता है। इसके क्या लक्षण है? वेट बढ़ेगा, टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ेगा, एंजाइटी होगी, हीट इंटॉलरेंस, गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी और पसीना बहुत ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर तो कहानी होगी किसकी? थायराइड की, क्योंकि थायराइड के बारे में बात चल रही थी। अब बात कर लेते हैं ड्रग्स की। तो ड्रग्स का क्लासिफिकेशन दे दोगे यहाँ पर। थायोमाइड्स, जिसमें कि मेथिइमाजोल या प्रोपाइल थायोयूरासिल बड़े कॉमन है। देन आयोडीन और आयोडाइड्स, इसमें ल्यूगोल आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड है। देन रेडियोएक्टिव आयोडीन हो गया, और आयोनिक इनहिबिटर में थायोसाइनेट और परक्लोरेट ये आ जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन दे दोगे इसकी। देन क्लिनिकल यूज दे दोगे। क्लिनिकल यूज क्या है? हाइपरथायराइडिज्म है, थायराइड स्टॉर्म यानी कि अचानक से एकदम से बहुत एक्सट्रीम लेवल का हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन बिफोर थायराइड सर्जरी टू रिड्यूस ग्लैंड साइज एंड वेस्कुलरिटी। ग्लैंड जब बढ़ जाती है तो उसको निकालने से पहले हम एंटी थायराइड ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि ग्लैंड का साइज छोटा हो जाए तो निकालने में आसानी रहती है। बिफोर रेडियो आयोडीन थेरेपी स्टेबलाइज पेशेंट बिफोर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। तो अगेन यहाँ पे जब रेडियो आयोडीन थेरेपी भी दी जाती है तो उससे पहले भी हम लोग इस मेडिसिन को दे करके हार्मोन्स को क्या कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट नोट में आपका ये लिख दोगे आप इतना, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, हमारे सिलेबस में इतना ही है। देखो एक चीज़ को समझना है, जब एंटी थायराइड ड्रग आया है ना, तो आपको जो आपने पढ़ा है अपने सिलेबस के हिसाब से वो लिखना है आपको। अच्छा, जिस बच्चे ने पढ़ा नहीं है तो वो सोचता है इसमें क्या लिखें क्या ना लिखें, वो कंफ्यूज हो जाता है। वो क्या हो जाता है? कंफ्यूज होता है कि क्या लिखें क्या ना लिखें। हमारे सिलेबस में जो हेडिंग्स है, फिजियोलॉजिकल रोल, क्लिनिकल यूज, जो है केवल वही लिखना है, उसके अलावा और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखनी है। डेफिनेशन तो देनी है, ठीक है, डेफिनेशन तो देनी है। एक मिनट, फोन हैंग कर गया क्या? ओके, चले आगे। एक्सप्लेन ट्रिपल रिस्पॉन्स। ये मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन बड़ा, कुछ स्टेट में एमएसबीटी का भी है और कुछ एक दो स्टेट के और पेपर आए थे मेरे पास, उसमें ट्रिपल रिस्पॉन्स बहुत पूछा जा रहा है। क्या होता है ट्रिपल रिस्पॉन्स? कुछ नहीं है, हिस्टामिन जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं जब हम खाते हैं इसको, अ ट्रिपल रिस्पॉन्स ऑफ हिस्टामिन इज कैरेक्टरिस्टिक स्किन रिएक्शन। ठीक है, स्किन की एक रिएक्शन है हिस्टामिन की वजह से। जैसे ही हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, या स्क्रैचिंग ऑफ हिस्टामिन मतलब बॉडी में जब स्क्रैच करके दी जाती है, इट कंसिस्ट 3 सीक्वेंशियल रिस्पॉन्सेस। 3 इफेक्ट देखे जाते हैं जैसे ही हम इंजेक्शन लगाते हैं। सबसे पहले रेड स्पॉट पड़ेगा, वो फिर क्या है, फैलेगा। रेड स्पॉट क्या करेगा? फैलना स्टार्ट करेगा। और व्हील, फिर जैसे मच्छर काटता है ना, इस तरीके से एक उबार आ जाता है। तो ये कहते हैं ट्रिपल रिस्पॉन्स। क्या होता है आओ देखें। रेड स्पॉट क्यों पड़ा? अपीयर्स विद इन अ फ्यू सेकेंड, तुरंत कुछ सेकंड के बाद ही रेड स्पॉट आ जाता है जहां जिस साइड पे इंजेक्शन लगता है, क्योंकि वहां पर कैपिलरी वैसोडाइलेशन हो चुका है। कैपिलरी डायलेट कर चुकी है तो बहुत सारा ब्लड की एंट्री हो गई है, लाल पड़ गया। ठीक है, मीडिएटेड बाय डायरेक्ट एक्शन ऑफ हिस्टामिन ऑन H1 रिसेप्टर। H1 रिसेप्टर की वजह से क्या होता है? डायलेशन हो गया, ब्लड एकदम बहुत ज्यादा फ्लो बढ़ गया। फ्लेयर, सराउंडिंग रेडनेस एक्सटेंडिंग, जो रेडनेस छोटी सी थी वो अब फैलना स्टार्ट होती है बियॉन्ड द इनिशियल स्पॉट। शुरुआत में अगर इतनी थी तो अब ये इस तरह फैलना स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू आर्ट्रियोलर डायलेशन। अब उसके आजू बाजू वाली जो आर्टरीज हैं वो भी क्या डायलेट करना स्टार्ट कर रही हैं। देन व्हील, रेस्ट, एक उभार आता है। पेल स्वेलिंग एट द साइट, हल्की सी स्वेलिंग, जैसा नहीं मच्छर काटता है वैसा हो जाता है। अपीयर आफ्टर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के बाद। ड्यू टू, ऐसा क्यों हो गया? स्वेलिंग आने का मतलब है सेल के अंदर से पानी निकल के बाहर आ गया है, या कैपिलरीज के अंदर से जो प्लाज्मा निकल के जो होता है, लिम्फ वाला पार्ट होता है, वो कुछ ज्यादा ही निकल के बाहर आ गया है, तभी स्वेलिंग आती है। तो वही कह रहा है, इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी, कैपिलरीज की परमिएबिलिटी बढ़ गई है तो बहुत ज्यादा फ्लूइड निकल के कैपिलरी से बाहर आता है, तो वहां पे स्वेलिंग आ जाती है। कॉजेज फ्लूइड लीकेज, जिसकी वजह से एडिमा होता है। ठीक है, दिस इज द ट्रिपल रिस्पॉन्स, याद रहेगा। चलिए, डिफाइन हिप्नोटिक, क्लासिफाई विद सूटेबल एग्जांपल कर चुके हैं पहले ही।
राइट यूज एंड वन एग्जांपल ऑफ ईच। एक्सपेक्टोरेंट सबको पता है खांसी में इस्तेमाल होता है, और ब्रोंकोडायलेटर हम पकड़ चुके हैं। तो देखो जो क्वेश्चन कर चुके हैं उसको मैं बिल्कुल भी रिपीट नहीं कर रहा हूं, कारण या तो आप उसको शुरू से देखते आ रहे हो तो याद कर लिया होगा, और याद नहीं किया तो अब आपका काम बनता है कि आप दोबारा जाके उसको देखें, रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या आर ड्रग्स दैट हेल्प क्लियर म्यूकस फ्रॉम एयरवेज। हमारे जो एयरवेज होते हैं, जैसे ये ट्रैके वगैरह होता है, वहां से म्यूकस को क्लियर करना वो एक्सपेक्टोरेंट का काम होता है। तो इसका फंक्शन आ गया, यूज आ गया। दे वर्क बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम एंड रिड्यूसिंग द विस्कोसिटी। जो गाढ़ा गाढ़ा कफ होता है उसका वॉल्यूम बढ़ाते हैं और उसकी जो गाढ़ापन है उसको कम कर देते हैं। जब गाढ़ापन कम होगा यानी कि जो इकट्ठा हो रखा तो फैल जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑफ ब्रोंकियल सिक्रीशंस मेकिंग इट इजियर फॉर पेशेंट टू कफ अप एंड एक्सपेल। खांस करके उसको बाहर निकालना। ये एग्जाम्पल आ गया इसका, खत्म कहानी, कुछ नहीं था। अब कुछ क्वेश्चन तो इतने छोटे हैं ना, आपको लगेगा कि बस खत्म, तो आंसर है यस खत्म, ठीक है। वो 2 लाइन 3 लाइन में खत्म हो जाएंगे, भले 3 नंबर का सवाल हो। कुछ नहीं करना भाई, इसमें यूज पूछा है ना, यूज और एग्जाम्पल डिफाइन भी कर दिया आपने यहाँ पर, और इसका यूज भी दे दिया आपने, एग्जाम्पल भी दे दिया, खत्म। उतना ही था। ये 3 नंबर में है भाई, ये 1.5 नंबर का ये है, 1.5 नंबर का ये है, ठीक है। मार्किंग को ध्यान में रखना है। अगर आपको कभी लगता है कि कितना लिखूं मैं, तो क्वेश्चन की मार्किंग देख लो एक बारी, ठीक है। चलिए आंसर ऑल 20 मार्क्स कल बात कर लें। ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू द फॉलोइंग रूट इज मोस्ट लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। कौन से रूट से सबसे ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, तो हम सबको पता है ओरल से। गिव टू एग्जांपल ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। क्लासिफिकेशन याद है तो आप खटाक से कर जाओगे, सक्सिलिन, कोलिन और पैंक्यूरोनियम। मैंने यहाँ दे दिया, आपको कोई और याद है तो आप कोई और लिख सकते हो। बीटा 1 रिसेप्टर लोकेटेड इन, ये अभी हमने अंदर किया, हार्ट पे होता है ये, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक प्रोड्यूस। लोकल एनेस्थेटिक क्या काम करते हैं? एनाल्जेसिया नहीं, ब्लॉकिंग पेन, पेन को ब्लॉक करते हैं। सेंसेशन विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। गिव टू एग्जांपल ऑफ मेडिएट्रिक्स, पहले कर चुका इसलिए हटा दें यहाँ से। नहीं याद है तुरंत देखो, याद करो। चैप्टर नंबर 3 से बहुत ज्यादा संभावना है, चैप्टर नंबर 3 और 13, चैप्टर नंबर 3 और 13 से आपके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। छोटे चैप्टर है, उसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। इफ द प्रेशर इनसाइड द आई इज हायर देन द नॉर्मल पर्सन, प्रेशर आंख में है ज्यादा, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसको ग्लूकोमा होने की संभावना है। गिव टू एग्जांपल ऑफ ड्रग यूज्ड एज न्यूट्रोपिक। जो आपको 2 एग्जांपल याद हो आप लिख सकते हो यहाँ पर। फिनाइटोइन कस में इस्तेमाल होता है, अगेन फिनाइटोइन किस कैटेगरी में आता है, तो एंटी एपिलेप्टिक होते हैं ये। स्टैटिन आर यूज्ड इन एथेरोस्क्लेरोसिस, क्या ये सही है? तो आंसर है यस, ये सही है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए लेते हैं, जिससे कि प्लेक फॉर्मेशन ना हो। गिव एग्जांपल ऑफ वन ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मैनियक डिप्रेसिव इलनेस, तो लिथियम एक इसका आंसर आ जाएगा। आपको कोई दूसरा याद है तो आप वो लिख सकते हो, ठीक है। गिव एग्जांपल ऑफ वन थ्रोम्बोलिटिक एजेंट स्ट्रेप्टोकाइनेस, बहुत कॉमन, आना ही चाहिए ये। डिफाइन लैक्सेटिव, लैक्सेटिव आर ड्रग्स दैट प्रमोट बाउल मूवमेंट एंड रिलीव कॉन्स्टिपेशन। ये आप फार्माकोग्नोसी में भी पढ़ते आए हैं, ये आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ते आए हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि गलत होने नहीं चाहिए। एंटी डायरेटिक्स क्या होते हैं? ये डिक्रीज द यूरिन आउटपुट। डैश इज कॉज्ड बाय द विटामिन डी डेफिशिएंसी, बचपन से पढ़ रहे हैं। रिकेट्स होती है बच्चों में, ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में। ये कुछ सवाल जैसे मैंने बताया, लैक्सेटिव, रिकेट्स, ये आगे सवाल, ये तो ऐसे सवाल हैं कि अगर आपने गलत कर दिए हैं तो इसका फार्मेसी से कुछ लेना देना नहीं, ये तो एक तरह के जीके के सवाल है, बचपन से पढ़ रहे हो आप लोग ये, ठीक है। द मेन हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, ये भी कहीं ना कहीं क्लास मैं कहूंगा 11th का क्वेश्चन है। थायरॉक्सिन होता है, T3 T4 तो होते हैं, तो यहाँ पे आप चाहो तो दोनों लिख सकते हो, T3 T4, अदरवाइज T4 हो गया। गिव टू एग्जांपल ऑफ एंटी हिस्टामिनिक, ये अगर याद है आपको अगेन क्लासिफिकेशन से, ठीक है। डाइफिनहाइड्रामाइन और क्लोरफिनेरामाइन। मेंशन 2 ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कोई भी 2 ड्रग बताओ। तो मैंने यहाँ पे साइक्लोफॉस्फामाइड और मीथोट्रिजेट, बड़े कॉमन है, वो लिख दिए। मेन 1 एंटी टीवी ड्रग्स यूज्ड इन रेजिस्टेंट टीवी। देखो जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए ना बेटा, वो इतने कॉमन एग्जांपल हैं कि कई बार क्वेश्चन उल्टा आ सकता है कि साइक्लोफॉस्फामाइड का इस्तेमाल किस में होता है। इतने कॉमन ड्रग है, मतलब कि बच्चे को ये नाम, उस कैटेगरी के अंदर ये नाम पता ही होने चाहिए, ठीक है। गिव एग्जांपल ऑफ 1 बायोलॉजिकल ड्रग, इंसुलिन दे दिया, ठीक है, या आपको जो कोई याद है वो दे दोगे आप। डिफाइन बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल डिफाइन कर दो भाई। बायोलॉजिकल्स आर मेडिसिनल प्रोडक्ट ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग बना रहे हैं उसको बायोलॉजिकल कहते हैं मतलब, ठीक है।
क्लियर है बातें? तो चीजें अब सिंपल लगने लगी होंगी, तरीका समझ में आ गया होगा, फार्माकोलॉजी कैसे लिखी जाएगी। 3 हो गए हैं, 2 पेपर और डिस्कस करने, होपफुली आज ही आ जाएंगे सारे के दोनों को पेपर वो, ठीक है। तब तक इसको पढ़ के समझ के आप याद कीजिए। इसके बाद जो लास्ट 5 वीडियो के बाद जो एक लेक्चर लूंगा मैं, उसमें पूरा चैप्टर वाइज आपको डिस्कस कर दूंगा मैं कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट PYQ में। ऑल द बेस्ट।